नमस्कार मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है गेरुआ बाबा जासूसी कथा का दूसरा और अंतिम भाग। अध्याय 8। पहले जिस चिट्ठी की बात हम कह आए हैं, जिसे लिखकर सेवा समिति में भेजा था और सुपरिटेंडेंट अवधेश नारायण ने गेरुआ बाबा को ऑफिस में पहुंचते ही दिखाया था, उस चिट्ठी को तो नोखा ने जब लिखकर एक लड़के के हाथ सेवा समिति में भिजवा दिया और आप सोने के लिए जाते समय मन में चिंता और दुख करने लगी कि भाई का इतना सर्वनाश हो गया, जिससे मेरा निबाह होता था, जिसकी छाया में मैंने जिंदगी के बाकी दिन काट ले जाने का भरोसा किया था, उसकी यह गति हुई। तब मेरा दिन दूभर हो जाएगा। इस समय वह बालक लौटकर आया और चिट्ठी पहुंचा आने का समाचार कहकर विदा हुआ। नोखा को फिर चिंता बढ़ी। फिर अपनी दशा विचारने लगी कि इतने में किसी के रोने चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर लोगों की दौड़ धूप और पाँव की धप-धप सुनाई देने लगी। नोखा भी घबराकर कमरे से बाहर आई। जिधर से आवाज़ आई थी उसी ओर चली। प्यारी के कमरे में पहुंचकर देखती है उनके बरामदे में सब पहुंचे हैं। मुरलीधर भीतर हैं। उनको घेरकर चारों ओर नौकर व लौंडी खड़े हैं। एक ओर प्यारी बेहोश पड़ी है। फेंकनी पास में बैठी उसे चेत कराने के लिए सेवा कर रही है। औरों को हटाकर जब नोखा भीतर गई तब दशा देखकर चौंक पड़ी। घर की सब चीजें तितर बितर पड़ी हैं। पलंग की मसहरी कट फटकर गिरी है। जान पड़ता है कमरे में कुछ लोगों ने आपस में बड़ी लड़ाई और धींगा मुश्ती की है। बेहोश होकर जो प्यारी गिरी है उसके उगरे हुए दोनों हाथ जख्मी हैं। सिर के बाल बिखरकर धरती पर लौट रहे हैं। उसके उज्ज्वल ललाट पर भी रक्त का गोल दाग पड़ गया है और पास ही कमरे के फर्श पर भी वैसा ही दाग पड़ा है। फेंकनी मुट्ठी बांधे पास ही बैठी है। वह चेहरे से बहुत डरी दिखाई दे रही है। रह रहकर लंबी सांस लेती और चिल्लाती है। मुरलीधर कुछ देर कमरे में खड़े अवाक होकर यह सब देखते हैं। अंत को बेटी के वह दुर्दशा देख जो मन में उद्वेग और व्याकुलता हुई थी, उसके कुछ ठीक होने पर हे भगवान, बुढ़ापे में यह भी होना था, कहा। अब सब लोग उनके दुख में हमदर्दी दिखाते हुए भीतर आए। चेहरे से जान पड़ा कि सब लोगों को हाल जानने की चिंता है। मुरलीधर ने लंबी सांस लेकर कहा, काहे बेटी, क्या हुआ? बोलो, बूढ़े बाप का मुंह देखो, बोलो बेटी। यही कहते हुए उन्होंने कन्या का सिर अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन झट बहन नोखाबाई उनकी गोद से लेकर प्यारी का सिर अपनी जांघ पर रखकर बैठी। उसके बाद सन्नाटा रहा। नोखा ने प्यारी की नाड़ी पर हाथ रखा। देखा तो सूत की तरह कभी कभी अपना वेग जता देती है। आंखें खुली हैं, लेकिन मुर्दे की तरह स्थिर और कांतिहीन नहीं हैं। गंड देश मलिन और सूखे हुए नहीं हैं। दो एक जगह लाली भी है। नोखा ने सब देखकर वहां आई हुई स्त्रियों से कहा, मरी नहीं, अभी जान है, उठाकर पलंग पर रख देना ठीक होगा। अब वह उठाकर पलंग पर रखी गई। मुरलीधर उसके सिर के पास झुककर खड़े हुए के होंठ वगैरह हिलें और आंखों की पलकें गिरें उठें, लेकिन देर तक वे आंखें वैसी ही खुली रहीं। कुछ देर और बीतने पर आंखों में प्राण भाव आया और ओठ कांप उठे, फिर धीरे धीरे हिलने लगे। पलकें भी चलायमान हुईं। मुरलीधर और झुककर पास गए और कुछ सुनने के लिए वैसे ही झुके रहे। थोड़ी देर पर बहुत धीरे धीरे उन्होंने सुना, वह गया। मुरलीधर, कौन गया बेटी, किसको कहती हो? प्यारी, वही शैतान। मुरलीधर, यहाँ तो कोई शैतान वैतान नहीं है। प्यारी, नहीं है, सच कहते हैं बाबूजी? मुरलीधर, हाँ बेटी, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। तब तक यहाँ किसका डर है? तुम्हारे सब अपने ही तो हैं। सब प्यारी का चित्त ठिकानों मान आया। अपने दोनों हाथ उठाकर उसने पिता का हाथ पकड़ लिया और फिर चुप हो गई। ऐसा जान पड़ा कि दो चार बातें ही कहकर वह थक गई है। इस कारण देर तक वह बहुत शांत रही। थोड़ी देर पर उसने आंखें खोलकर चारों ओर देखा और अकबकाहट दिखाकर फिर रोकर बोली, जान बची, मेरे गहने कहाँ? मुरलीधर, कहती क्या हो बेटी, गहने कहाँ रखे हैं? अब फिर प्यारी दुखी हुई तो फिर शिथिल हो पड़ी। मुरलीधर ने कहा,
जरा पानी तो लाना, ललाट से लोहू अभी तक बह रहा है। इतना सुनते ही आदमी दौड़ पड़े। इधर नोखा बगल वाले कमरे में गई और एक चिट्ठी सेवा समिति को लिखकर द्वारपाल के हाथ देती हुई बोली, जल्दी जा, कहीं रास्ते में जरा भी न ठहरना। उसके जाने पर मुरलीधर ने कहा, बड़ी आफत की बात है, पुलिस में खबर देना चाहिए। नोखा ने कहा, ना ना, थाना पुलिस का नाम नहीं। मुरलीधर, क्यों? खबर देने में क्या हर्ज है? कहीं कुछ असल बात का पता नहीं लगता। लड़की बेहोश पड़ी है, कुछ बतला नहीं सकती। मैं तो समझता हूँ कोई चांडाल मेरी प्यारी की जान लेने आया था। जरूर पुलिस में इत्तला देकर उस हत्यारे को पकड़वाना चाहिए। नोखा, अभी पुलिस का कुछ काम नहीं। मुरलीधर, पुलिस बिना दूसरा कौन यह सब करेगा? नोखा, यह सब काम सेवा समिति से ही होगा। वे ही लोग जासूसी करके इसका भेद लगावेंगे। सरकार भी उनको बहुत मानती है और सब लोग उन लोगों के काम से बहुत खुश हैं। मुरलीधर, अच्छी बात है, हम भी इस सलाह को पसंद करते हैं। बहन, वहीं खबर भेजो। मेरा मतलब यही है कि चांडाल का पता लगाकर पकड़ना और उसे उसकी करनी का फल देना चाहिए। नोखा, मैं वहाँ चिट्ठी अभी भेज चुकी हूँ। मुरलीधर, अच्छी बात है बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। इस आफत में मेरा तो चित्त ठिकाने नहीं है। मैं समझ ही नहीं सकता कि क्या करना चाहिए। कई बार जब संकट पड़ा है, तुमने बड़ी ही समझदारी का काम किया है। अच्छा, अब जरा प्यारी को देख लो तो इसका जख्म कैसा है? बहुत संघातिक तो नहीं है? अब नोखा ने प्यारी के पास जाकर उसको अच्छी तरह देखा और पानी से बहते हुए खून को धोकर जख्म साफ कर दिए। जहाँ कपड़ा बांधने लायक था वहाँ कपड़े बड़ी सावधानी से बांध दिए। फेकनी ने इस अवसर पर बड़ा काम किया। नोखा ने अच्छी तरह सब देखभाल और अपनी जांच पूरी करके भाई से कहा, नहीं, संघातिक नहीं है। मुरलीधर, कैसे यह सब हुआ? तुम कुछ समझती हो बहन? नोखा, अभी जब तक यह आप नहीं उठती तब तक की बात खाली अटकलें होंगी। लेकिन प्यारी ने जो धीरे से कहा था कि गहने क्या हुए, उसका मतलब कुछ समझते हो? मुरलीधर, ना बहन, वह मैंने सुना तो, लेकिन कारण समझ में नहीं आया कि क्या बात है। नोखा, बात ऐसी वैसी नहीं, बहुत संगीन है। फिर यह दुनिया बड़ी टेढ़ी जगह है, बहुत संभलकर चलना होगा। पुलिस में ऐसे मामले देने से बदनामी होती है। जहाँ तक हो, इसमें छिपे छिपे काम करना होगा और असल बात जानना, असल अपराधी का पता लगाकर उसको दंड दिलाना, यह तो हम लोगों का असल कर्तव्य ही है। लेकिन सब काम जरा समझ बूझकर करना ठीक होगा। सेवा समिति प्रजा की ओर से होने पर भी उसके काम ऐसे हैं कि सरकार भी खुश है। और सरकार भी खुश क्यों ना हो, बिना तलब तनख्वाह के जो लोग काम कर रहे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं, उन पर सरकार को जरूर खुश होना चाहिए। सरकार तो प्रजा ही का काम उचित रूप पर होने के लिए इतना खर्च करती है, लेकिन इतने पर भी जब काम वैसा नहीं होता तब इसमें काम करने वालों की भूल है। सरकार क्या करेगी? वह तो काम करने वाले के वास्ते दाम देती है और लेकर जो नमक हरामी करते हैं और प्रजा का काम नहीं करते, वे ही अपराधी हैं। ये लोग इसी देश के आदमी हैं। सरकार को जहाँ तक करना है वह करती है, लेकिन इस देश के आदमी ही जब यहाँ की प्रजा को सताकर अपना पेट भरते हैं और यही अपना कर्तव्य समझते हैं, तब इसका कौन उपाय है? उसके लिए प्रजापालक सरकार का खुश ना होना ही अचरज की बात है। यही सब विचार कर सेवा समिति की नेकनामी के भरोसे पर हमने वहीं खबर दी है। देखे वहाँ से कोई आदमी आ जाए और तब तक प्यारी को भी होश आ जाएगा, तब सब भेद खुल जाएगा। अध्याय 9। जब नौकर नोखा की चिट्ठी लिए हुए सेवा समिति के दरवाजे पर पहुंचा, तब सब लोग चले गए थे। सुपरिटेंडेंट अवधेश नारायण बाहरी बरामदे में टहल रहे थे। सर झुका हुआ था, मन ही मन कुछ चिंता कर रहे थे। जब वह आदमी पहुंचा तब उनकी चिंता का सोता रुक गया। उसको खड़ा देखकर पूछा, कौन है? मैं बाबू मुरलीधर के मकान से आया हूँ, गेरुआ बाबा को खोजता हूँ। सुपरिटेंडेंट, वह तो बाहर गए हैं, उनके वास्ते एक चिट्ठी लाया हूँ। सुपरिटेंडेंट, अच्छा, चिट्ठी दे दो, जब वे आएंगे उनको दे देंगे। नहीं, सुपरिटेंडेंट साहब को देने का हुक्म है, दूसरे को नहीं दे सकते। सुपरिटेंडेंट, मैं ही सुपरिटेंडेंट हूँ, लाओ चिट्ठी। बहुत अच्छा, कहकर उसने प्रणाम किया
और चिट्ठी देकर अलग खड़ा हो गया। सुपरिटेंडेंट ने वह चिट्ठी खोलकर रोशनी में पढ़ी। उसमें यूँ लिखा था, बाबा जी आप तुरंत आइए, प्यारी को कोई अधमरा करके उसके कमरे में छोड़ गया है, वह बेहोश पड़ी है, आप आने में देर मत कीजिए। नोखा। पढ़कर उन्होंने कहा, अच्छा तुम जाओ, मैं गेरुआ बाबा को जल्दी से भेजता हूँ। जब वह प्रणाम करके चला गया तब सुपरिटेंडेंट ने अपने नए बालदूत को बुलाया। वह अभी थोड़े दिनों से सेवा समिति में आया था। लड़का 9 या 10 वर्ष का होगा, लेकिन चतुराई, तेजी और मुस्तैदी देखकर सुपरिटेंडेंट ने उसे अपना खास बालदूत बना रखा था। गुप्त संवाद कहीं भेजने की जल्दी और ज़रूरत होती थी तब उसको बुलाकर सौंपते थे। उस जरूरी चिट्ठी को लिफाफे में डालकर उन्होंने एक नए लिफाफे में बंद किया और ऊपर मेटू लाल का नाम लिखकर बालक के हाथ पर रखा और मूलचंद के यहाँ ले जाकर गेरुआ बाबा को देने का हुक्म किया। यह भी समझा दिया कि बड़ी खबरदारी से देना, जिससे कोई ताड़ न सके। लड़के ने बहुत अच्छा कहा कहकर लिफाफा हाथ में लिया और अपना खाकी कुर्ता पहना। उसने डाक के बॉय मैसेंजर को इधर आते जाते देखकर उन्हीं के जैसा कुर्ता और दुरंगी मुरेठा सुपरिटेंडेंट से हट करके बनवाया था। बात यह है कि सुपरिटेंडेंट महाशय उसका बड़ा आदर करते थे। उसको होनहार देखकर अपने लड़के के समान प्यार से पालने लगे थे। जिस चीज़ के लिए मचलता था उसको वह चीज़ दे देते थे। बॉय मैसेंजर के जैसा कुर्ता और मुरेठा भी उसको बनवा दिया था। उसके वास्ते बढ़िया कमीज और किनारीदार काला फीता पाड़ की धोती भी खरीद दी थी। मारवाड़ी पगड़ी भी बनवा दी थी। बालक सबका सेट बनाकर कायदे से अलग अलग रखता था। जब जैसी मौज आवे तब तैसा वेश बनाकर रहता था या शहर में जाता था। उस घड़ी सुपरिटेंडेंट का हुक्म सुनकर उसके मन में बॉय मैसेंजर बनने की सूझ गई। बस हाथ में रसीद वही और लिफाफा लेकर बाईसाइकिल पर सवार हो गया और मूलचंद के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा खिदमतगार बैठा लैंप साफ कर रहा है और दरवाजे तिपाई पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। उसने लैंप साफ करने वाले को पास बुलाकर पूछा, यहाँ कोई मेटू बाबू आए हैं? नाम तो नहीं मालूम, लेकिन एक मेहमान आए हैं। क्यों, क्या काम है बच्चा? अच्छा ज़रा लैंप रख दो और जाओ, बाबू से कहो उनसे भेंट करने को एक आदमी आया है। वाह जी, तुम तो हो छोटे लेकिन बातें बड़ों की सी करते हो। तुम जाओ जल्दी। इस घड़ी छोटे बड़े का पहचान मत करो, पहले सरकारी काम करो, पीछे बात। क्या तुम कोई सरकारी काम करने आए हो? हाँ हाँ, तुम इसको नहीं समझोगे। जल्दी जाओ, उनको खबर दो। लैंप साफ करने वाला उठकर भीतर गया और थोड़ी ही देर में बेटूलाल आ पहुंचा। सामने ही तार का हरकारा देखकर उन्होंने उसकी वसीद वही में सही की और तार खोला। भीतर का लिफाफा देखकर कुछ चौंके, लेकिन वह भाव बड़ी सावधानी से भीतर ही दबाकर बोले, अच्छा जाओ। वह बालक नमस्ते कहकर चला गया। उसकी चलन और उसका चेहरा देखकर मेटूलाल मन में कहने लगे, लड़का जैसा सुशील है वैसा ही चतुर है। रूप भी भगवान ने अच्छा दिया है। उसका चेहरा किस आदमी से मिलता है याद नहीं आता। थोड़ी देर में आप ही आप उन्होंने कहा, हाँ मुरलीधर से इसका चेहरा बहुत मिलता है, ठीक जैसे उनका शॉर्ट एडिशन हो, जैसे कोई बहुत बड़ा फोटो सामने रखकर उसको नगीने में लगाने के लिए छोटी कॉपी उतारी जाए। अध्याय 10। मालिक को खबर दो कि बड़ी रात में आकर कोई बैठा है। आप सोते रहे, इसी से भीतर नहीं आने दिया। यह सुनकर तब वह बहुत उस पर बिगड़े और बोले कि क्यों खबर नहीं दी तुमने और भीतर नहीं आने क्यों दिया? भीतर आने देने का फल तो पड़ोस में मिल ही गया है, इसी डर के मारे भीतर आने देने की हिम्मत नहीं हुई। मूलचंद, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं समझता हूँ वह वही महाशय हैं जिनको मैंने बुलाया था। जरूर वह गेरुआ बाबा होंगे। वह नौकर अपनी भूल पर लज्जित होकर चुप रहा और उसने कहा, अच्छा जाओ, बुला लाओ जल्दी। नौकर झट बाहर जाकर उनको बुला ले आया और उनको पास ही आसन देकर बिठाया। बैठते ही उन्होंने कहा, आप ही गेरुआ बाबा हैं? जी नहीं, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है, वे एक जरूरी काम के वास्ते गए हैं। मूलचंद ने परिचय पाकर कहा, जान पड़ता है गेरुआ बाबा ने आपको भेजा है, तब आप बड़े विश्वासी हैं। अच्छी बात है,
उन्होंने बड़ी कृपा की। मैं तो इस घड़ी बड़ी तकलीफ में हूँ, उनकी कृपा का धन्यवाद है। अब आप चिंता न कीजिए, अच्छे हो जाइए। जान पड़ता है आपकी कोई कीमती चीज़ खो गई है। मूलचंद: जी हाँ, वह तो मैं आपको कहता हूँ, लेकिन इतनी दया चाहता हूँ कि आप किसी से यह सब बातें जाहिर मत कीजिएगा। हाँ, जब माल मिल जाए और चोर का पता लग जाए, तब गिरफ्तार करने पर खुले इजलास में खोल दिया जाए तो कुछ हरज नहीं है। मिटूलाल: कोई बात आपके कहने से बाहर नहीं होगी, यह आप कहिए। मूलचंद: कहना तो यही है कि एक हार चोरी गया है, लेकिन यह हार मेरा नहीं है, और है भी असल में जिसके पहनने की चीज़ उससे ना जाने कैसे अलग हुआ, लेकिन मेरे हाथ में वह एक अजीब ढंग से आ पड़ा। अफसोस है कि यह मेरे पास से भी चोरी गया। बात यह हुई कि जब मुझे मिला तब संध्या को मैं उसे प्यारी को लौटाने गया। वहाँ जाने पर बड़ी आफत हुई। एक डाकू ने उसे छीन लिया और मेरी यह दशा कर दी। लेकिन जान पड़ता है मुरलीधर के घर पर हाथ मारने जा रहा था। अगर मैं बीच में नहीं मिलता तो उन्हीं पर वह वार करता। इतना सुनकर मेटूलाल ने उनकी ओर अच्छी तरह देखा और कहा, मुझे साफ आपकी बात समझ में नहीं आई। इतना आपके बयान से मालूम होता है कि मुरलीधर के घर में कोई प्यारी नाम की है। उसका हार आपके हाथ पड़ गया है। मुरली बाबू का नाम तो शहर भर जानता है और उनकी कोठी भी मुझे मालूम है, लेकिन पूरा हाल उनकी चोरी जाने का और डाकू का चेहरा मोहरा अच्छी तरह आप बतलावें तो बड़ा काम हो। यही बातें हो रही थीं कि खिदमतगार ने पहुंचकर खबर दी कि डाकघर का हरकारा आपके वास्ते आया है। इतना सुनते ही मूलचंद के पास से मिटूलाल उठकर चले आए। फिर उनसे जो बातें हुई वह सब तो हम लिख ही आए हैं। अब नोका की चिट्ठी में लिखी घटना की हो उन्हें सबसे अधिक चिंता थी। इसी से एक बहुत ज़रूरी काम आ पड़ने की बात कहकर उन्होंने मोहलत मांगी और झट वहाँ से चल पड़े। मूलचंद: नसीब की बात ऐसी है कि इस समय गेरुआ बाबा आप तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा, सो आपको भी किसी अधिक ज़रूरी काम के वास्ते जाना पड़ रहा है। अच्छा, तो आप जब वहाँ से छुट्टी पावें तब ज़रूर कृपा करें। तुरंत आने का वचन देकर मेटूलाल वहाँ से विदा हुए और एक जगह अकेले में जाकर गेरुआ बाबा बन गए। जब मुरलीधर के मकान पर पहुँचे, वहाँ उनकी राह ही देखी जा रही थी। जब भीतर गए, मुरलीधर और आदमियों को विदा करके नोखा और फेंकनी के साथ प्यारी की घाट के पास ही बैठे। देखते ही बोले, अरे आप पर फिर आफत आई। मुरलीधर: क्या कहें बाबा जी, दिन बिगड़ते हैं तब ऐसा ही होता है। देखिए आपके सामने ही सब है। इस बार तो सब चौपट हुआ देखते हैं। घर में चारों ओर तेज नज़र डालते हुए गेरुआ बाबा ने कहा, अच्छा घटना तो बतलाइए। मुरलीधर: मैं तो बाहर के कमरे में था साहब। भीतर से चिल्लाहट सुनकर आया तो मालूम हुआ कि प्यारी के कमरे से आवाज़ आती है, लेकिन दरवाज़ा बंद था। जब जोर किया तब कब्जा टूट गया। भीतर घुस गया आया तो सब चीज़ें तितर बितर देखी। लड़की नीचे खून से डूबी पड़ी थी। नहीं जानता किस चांडाल ने यह दशा की है। उनकी बातें सुनकर गेरुआ बाबा ने उस घर के भीतर बाहर चक्कर दिया और सब देखकर खिड़की खोल डालने पर भीतर बाहर देखा। देखते देखते दरीची पर खून से लथपथ एक जगह छोटे पांव का निशान मिला। खिड़की के पास एक फव्वारा देखकर उसको अच्छी तरह जांचा तो मालूम हुआ कि उस पर आदमी नहीं चढ़ सकता। अगर कार्निस पर भार देकर उतरा हो तो भी फव्वारे पर जोर पड़ेगा और वह बोझ से टूट जाएगा, लेकिन फव्वारे पर भी एक जगह खून भरे पांव का दाग लगा है। इससे जान पड़ता है ज़रूर वहाँ चांडाल ने पांव रखा था। मुरलीधर: ढंग से तो यही दिखाई देता है कि फव्वारे पर से वह आकर उतरा है, लेकिन उनके भार से वह टूटा नहीं, यह बड़ा आश्चर्य है। गेरुआ: इन दोनों जगहों पर पांव रखा है। मुरलीधर: आप क्या समझते हैं? गेरुआ: मैं समझता हूँ जो इस पर चढ़ा था वह आदमी नहीं है। अचकचाकर मुरलीधर ने कहा, क्या आदमी नहीं है? इसी समय फेंकनी बोली, अरे बबुई को चेत हुआ है। मुरलीधर पलंग के पास पहुँचे। गेरुआ बाबा जहाँ थे वहीं रहे। इसी समय नोखाबाई ने गेरुआ बाबा के पास पहुंचकर धीरे से कहा, अब जान पड़ता है कि चोरी का भेद खुलेगा। एक बार प्यारी को कुछ चेत आया था, तब वह बोली थी कि अब
समझ गई कि गहना उसका कहाँ गया है। उसी समय मुरलीधर ने गेरुआ बाबा को बुलाया। जब वह पलंग के पास पहुंचे तो फेंकनी उठकर मसहरी की आड़ में जा खड़ी हुई। उसका एक हाथ साड़ी की आड़ में जाकर तर्जनी और अंगूठे के सहारे किनारे की बत्ती बना रहा था। दूसरा आंचल संभाल धड़कती हुई छाती को माने दाबे था। चेहरे से डरी हुई जान पड़ती थी। मुरलीधर जब बेटी के पास पहुंचे तो प्यारी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उसका सिर संभालकर तकिए पर ठीक कर दिया और ललाट पर हाथ फेरकर प्यार से बोले, काहे बेटी, अब कैसा है? कुछ बल आया? कुछ खाओगी? डरती हुई प्यारी ने चारों ओर देखकर कहा, अब भी डर लगता है। मुरलीधर, न बेटी, डरो मत, यहाँ तो हम लोग मौजूद ही हैं। देखती नहीं गेरुआ बाबा भी सामने हैं। डर किस बात का? अगर तुम कह सकती हो तो कुछ हाल बतलाओ। क्या बात हुई? प्यारी ने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह एक बार गेरुआ बाबा की ओर और फिर पिता की ओर देखकर चुप रह गई। गेरुआ बाबा ने भाव समझकर निडर करने के लिए कहा, बोलो बेटी, सब हाल कहो, डरने का क्या काम है? प्यारी ने बहुत थोड़े से कहा, जब मैं दरवाज़ा बंद करके सोने चली तब देखती हूँ तो भीतर दराज के पास एक भयानक आदमी खड़ा है। उस पर जो गहने का खाली बॉक्स था उसको उलट पुलट कर देख रहा था। उससे ऐसा विकट तो कभी देखा नहीं दादा। मुरलीधर, वह कैसा आदमी था बेटा? प्यारी, ना बाबूजी, आदमी नहीं था। धीरे से गेरुआ बाबा बोले, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ। प्यारी, लेकिन आदमी ही की तरह हाथ पांव था, सीधा खड़ा रहा। चेहरा देखे से वहाँ डर लगता रहा। दोनों आंखें आग की तरह जल रही थीं। देह भर में रोए थे। जान पड़ता था जैसे वनमानुष हो। सब लोग चौंक कर बोल उठे, वनमानुष? प्यारी, मैंने समझा कि उसको पकड़ लूँगी। दौड़कर धरने गई तो लगा नोचने बकोटने। फिर वही बॉक्स उठाकर कपार पर ऐसा मारा कि लहूलुहान हो गया। खून आँख में पड़ा। मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर उसने बॉक्स से मारा। अब मैं चिल्लाई तो लेकिन गर्मी चढ़ गई। फिर मैं नहीं जानती कि कहाँ क्या हुआ, लेकिन वनमानुष मेरा गहना ले गया है। गेरुआ बाबा वनमानुष की बात सुनकर मन में सोचने लगे। यह बात अलबत्ते सोचने की है कि वनमानुष किसका है और किसने इसको यह सब सिखलाया है। फिर वह भीतर क्यों आया? जब एक बार चोरी करके ले गया था तो किसी और गहरे मतलब से आया था। यही सब मन में सोच विचार कर गेरुआ बाबा ने मुरलीधर से पूछा, अच्छा, आपका या आपकी लड़की का इस शहर में कोई दुश्मन है? मुरलीधर, मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि इस शहर की बात कौन कहे। इस दुनिया में हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है। अब जासूस को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी। उनको कुछ देखभाल और सलाह करना था। जब कमरे से निकले, नोखा भी प्यारी के कमरे से अपने कमरे को गई। जिस समय वनमानुष की बात पर सब लोग अचकचा रहे थे, उसी समय फेंकनी मसहरी की आड़ में खड़ी मन ही मन सब समझ रही थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कह सकती थी। गेरुआ बाबा की कनखी उसी पर थी। वह उसका रंग ढंग, उसके चेहरे का भाव और उसकी लंबी सांस सब देख सुन रहे थे। जब सब लोग वहाँ से चले गए तब फेंकनी झट पलंग के पास आकर घुटने के बल बैठी और सिसक सिसक कर रोने लगी। प्यारी ने कहा, रो मत फेंकनी, मुझे वैसा संघातिक घाव नहीं लगा है, खाली डर गई थी और डर से ही ऐसी दशा थी। अब डर छूट गया है। खिड़की जो खुली है इसे बंद कर दे, सर्दी मालूम होती है। बिसुरती हुई फेंकनी ने झट उठकर खिड़की बंद कर दी। गेरुआ बाबा मुरलीधर के साथ आकर बाहर बैठे। बाबा ने कहा, देखिए सेठ जी, आप घबराइए मत। घटना तो ऐसी ही भयंकर है, लेकिन तो भी विपत में धीरज से काम होता है। धीरज धरिए तो उतरिए पारा, नाहीं त बूढ़ सकल परिवारा। आपके घर पर जो लगातार 2 वारदातें हो गई हैं, उसमें डकैती ही नहीं बल्कि चांडालों का मतलब आपकी लड़की की जान लेने का मालूम देता है। मुरलीधर, मेरी लड़की का कौन ऐसा दुश्मन है? फिर उसके दुश्मन का भी दुश्मन क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आता। गेरुआ, देखिए, मेरी बुद्धि में जो आता है वही मैं आपसे कहता हूँ, लेकिन मैं निश्चय होकर कोई बात नहीं कह सकता कि यह बात पक्की है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस वनमानुष ने आपकी कन्या के गहने चुराए हैं उसका कोई मालिक है। उसने उसको स्त्रियों का गहना चुराना सिखलाया है।
वनमानुष फव्वारे पर सुगमता से चढ़कर उतर सकता है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। और आपकी लड़की के गहने इसी तरह चोरी किए गए हैं। लेकिन इतनी ही बात बीच में अड़ती है कि वह वनमानुष फिर भीतर क्यों आया है। चोरी ही करने का मतलब था, तब तो वह चोरी कर ही चुका था, फिर आने जाने की ज़रूरत क्या थी। उसका फिर आना और लड़की को घायल करना कह रहा है कि उसके मालिक का मतलब आपकी लड़की की जान लेना था। दुनिया में किसका क्या मतलब है और कोई किस गरज से घूम रहा है सो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काम देखकर उसके करने वाले की गरज का अटकल किया जा सकता है। इसके सिवा एक बात यह है कि आपकी लड़की जीती है। जब डाकू सुनेंगे तब जरूर समझ लेंगे। आपने उसी के जुबानी पता पाया कि गहने वनमानुष के हाथ ही चुराए गए हैं। उससे बेहतर यह है कि आप यह जाहिर करें कि डाकू घर में घुसकर माल असबाब ले गए हैं और लड़की को भी इस तरह जख्मी कर गए थे कि उसकी जान निकल गई है। बस इसी को सुनकर वे सब बेफिक्र हो जाएंगे और समझेंगे कि असल बात किसी को जाहिर नहीं हुई है। लेकिन लड़की को यहाँ रखने से काम नहीं बनेगा, किसी न किसी तरह असल भेद खुल ही जाएगा। बेहतर है कोई विश्वासी आदमी प्यारी बाई को दूर ले जाकर रक्षा करे, तब सब लोग समझेंगे कि सचमुच लड़की मर गई है। एक दवा ऐसी खिला दी जाए कि लड़की मुर्दे की तरह हो जाएगी, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं पहचान सकेगा। दाह करने के लिए बाहर ले चलकर वहाँ जो करना होगा सब कर दूंगा, लेकिन यह काम बड़ी खबरदारी से करना होगा और मरघट तक भी अपने बड़े विश्वासी आदमियों को साथ लेकर जाना होगा। आप खुद रहिएगा और बाकी मेरे अपने आदमी रहेंगे। ऐसा नहीं करने से चोर नहीं पकड़ा जा सकता, और आज रात तक अगर आसामी नहीं पकड़ा जाएगा तो मामला बड़ा गहरा हो जाएगा। पहले तो मुरलीधर इस काम में राजी नहीं होते थे, लेकिन बहुत कुछ समझाने बुझाने पर उन्होंने हामी भरी। गेरुआ बाबा यह कहकर विदा हुए कि थोड़ी देर में दवा लेकर आएंगे। कुछ देर बीत जाने पर गेरुआ बाबा बग्घी करके फिर मुरलीधर के मकान पर पहुंचे। उनके हाथ में दवा देकर उसी गाड़ी पर लौट आए। ऑफिस में पहुंचकर उन्होंने दिन की ज़रूरी बातें पॉकेट बुक में लिख लीं और डायरी भरकर विश्राम करने चले गए। अध्याय 11। सवेरा होते ही मुरलीधर के मकान पर कोहराम पड़ गया। फेंकनी भौंक फाड़कर रोने लगी। नोखा भी हाय बेटी हाय प्यारी करने लगी। मुरलीधर लड़की के कमरे में जाकर शोक के मारे अधीर होने लगे और घर के आदमी भी सब उदास ही पड़े। डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने जांच कर देखा और कहा, यह तो मामला खत्म हो चुका है। उनकी बात सुनकर मुरलीधर ने रात की सब घटना बयान करते हुए कहा, रात को डाका पड़ा था। एक डाकू मेरी प्यारी को घायल करके भाग गया है। सिर से खून बहुत देर तक जाता रहा, लेकिन तो भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जान निकल जाएगी। इसी से डॉक्टर उस रात को नहीं बुलाया। लेकिन जब लड़की होश में आई तब बहुत डरी थी, रह रहकर चौंक उठती थी। देखा तो उतने डर की बात नहीं है। इसी से फेंकनी लौंडी को यहाँ करके हम लोग चले गए। उस समय 12 बजे थे। घंटे बर्बाद आकर मैं फिर देख गया और एक ठंडी दवा भी पिला गया था। उससे कुछ मगज ठंडा हुआ भी था। कुछ घंटे बीतने पर लौंडी ने खबर दी कि लड़की एकदम काठ की तरह पड़ी है, हिलती डुलती तक नहीं, न सांस ही चलती है। तब आपको बुलाया है। डॉक्टर ने कहा, आपके खानदान वालों का दिल बहुत कमज़ोर है, यही कारण है कि यह हालत हुई है, नहीं तो कोई जख्म उतना संघातिक नहीं है। लेकिन दिल की हरकत बंद होने ही से यह लड़की मरी है। मैं सर्टिफिकेट देता हूँ। सवेरे ही मैं कोरोनर से मिलूँगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन उस चांडाल डाकू को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जरा दाहकर में जल्दी मत कीजिएगा। कोरोनर की रिपोर्ट होने पर संस्कार करना होगा। यही सब बातें समझाकर डॉक्टर चले गए। अध्याय 12। जिस सड़क पर मुरलीधर का मकान है उसी के मोड़ पर एक छोटी किंतु बड़ी साफ सुथरी 3 मंजिली अटारी चिकचिका रही है। उसी में एक स्त्री रहती है। उम्र 48-50 बरस की होगी। उनके साथ एक लौंडी और एक टहलुआ है। रंग ढंग से जान पड़ता है कि उस स्त्री का समाज से कुछ स्नेह नाता नहीं है। कोई उसके घर ना आता है, ना वह किसी के काम प्रयोजन में जाती है। उस स्त्री के मोहल्ले में दुष्ट बदमाशों की बस्ती नहीं है। रात के 11 बज गए हैं।
वह स्त्री अपने कमरे में लौंडी के साथ बैठी महाभारत कथा पढ़ रही है। कुंती और उनके 5 पुत्रों की कथा चल रही है। कर्ण उनकी कन्यावस्था के पुत्र हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय कुंती ने अपने पुत्रों को वह समाचार दिया। यही बातें हो रही थीं कि तीसरे मंजिल से चिल्लाहट सुनाई दी, लेकिन मालूम हुआ कि चिल्लाहट आदमी की नहीं है। उसके डकारने से बड़ी घबराहट हुई। बार बार वह चिल्लाहट सुनाई देने लगी। स्त्रियां चौंक उठी। जब वह स्त्री आवाज़ ताड़कर ऊपर वाली कोठी में पहुंची तो देखा दरवाजे पर भोंकू लाठी लिए खड़ा है और भीतर एक भयंकर जानवर है। हाथ पांव आंखें सब आदमी से हैं, मुंह बंदर से मिलता है, शरीर में देह भर रोए हैं और वही भोंकू की लाठी खाकर डेकर रहा है। स्त्री: अरे यह तुम क्या कर रहे हो? यह कैसा भालू है? मैं घर में रहती हूँ और कुछ नहीं जानती। यह तो आदमी की आंख है दादा। इसको लेकर तुम यहाँ करते क्या हो? आज तक तुमने इसकी कुछ बात मुझसे नहीं कही। यह कैसी बात है? क्रोध में आकर स्त्री यही कहती हुई अपने कमरे में चली गई। भोंकू भी उसके पीछे गया। जब वह अपने कमरे में पहुंची, लौंडी को बाहर जाने का इशारा करके भोंकू भीतर गया और कहने लगा, मालकिन। वह चौंक कर बोली, अरे यहाँ तू किस वास्ते आया है? हाथ जोड़कर भेंगू बोला, जरा बैठ जाओ मालकिन, कुछ बातें कहनी हैं। स्त्री भोंकू का भाव देखकर चौंकी। उसके चेहरे पर डाह और बदला लेने का भाव था। स्त्री बैठ गई। कुछ दूर पर भोंकू भी बैठ गया। वह बोला, यह तो आप जानती हैं कि मैं ही मालिक हूँ और सब मेरे हाथ में है। स्त्री: रुपया पैसा सब तुम्हारे हाथ में रहा। उसका क्या था? मैं क्या जानती? सब तुम ही जानते हो। भोंकू: आप तो जानती ही हो। गुंधर साहू मरती बार बहुत धन छोड़ गए थे, वही सब आपको मिला है। स्त्री: यह मैं जानती हूँ और आज तक यहाँ के इस मकान का किराया वगैरह सब उसी रुपए से खर्च तुम चलाते हो, लेकिन कितना रुपया या कितने का प्रॉमिसरी नोट कहाँ जमा है और उसका सूद कितना मिलता है, यह सब मैं कुछ नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि मरने से पहले तुम उनके पास थे, उसके बाद से बराबर यहीं हो। तुमको मैं उनका नौकर जानती हूँ, लेकिन सब रुपया पैसा तुम्हारे हाथ है, तब नौकर काहे को? तुम तो मालिक ही हो। जब मेरा रुपया होने पर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तब मैं तो कुछ नहीं हूँ। भोंकू: अच्छा, अब यह सब धन चला जाए तो क्या आप भीख मांगती फिरोगी मालकिन? स्त्री: यह तुम क्या बकते हो भोंकू? मैं तुम्हारी बात कुछ भी समझ नहीं सकती। तुम्हारा ढंग देखने से मुझे बड़ा डर लगता है। भोंकू: मेरे हाथ में सब है, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। स्त्री: तो जो तुम्हारे धर्म में आवे सो करो, मैं क्या कहूँ? भोंकू: देखिए गुंदर साहू, जिनके साथ आप इस शहर से भाग गई थी, वह बड़े सुंदर, जवान और भले आदमी थे। काशी जाकर भी वह बड़े भले मानुस के जामे में रहे। बड़े ठाट बाट से उनका वहाँ काम चलता रहा। आप वहाँ उनकी घरनी और आपके वह पति थे। चाल चलन जैसी अच्छी, रूप भी वैसा ही सुंदर देखने में था, लेकिन वह भीतर बड़े भारी डाकू थे। स्त्री: डाकू थे? भोंकू: हाँ, आप तो जानती थी कि बार बार काशी किसी काम के लिए जाते थे, लेकिन वह काशी का बहाना करके कभी काशी, कभी पटना, कभी प्रयाग या और जगह जाकर अपने गिरोह से मिलते और डाकूपना करके माल लाते थे और उसी से अपना काम चलाते थे। मैं भी उन्हीं के गिरोह का एक डाकू हूँ। जब पिछली बार गए तब पुलिस वालों के पंजे में पड़ गए, लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़ नहीं पाए। दूर से गोली मारकर घायल किया, लेकिन उसकी चोट से उनकी जान चली गई। मरती बार मुझसे गंगा माता और विश्वनाथ की कसम देकर आपको मेरे ही ऊपर सौंप गए। हम लोग कसम खाकर जो बात देते हैं उसको जान रहते तक निभाते हैं। मैंने आज तक उसका निभा किया है। आपको तो उन्होंने मरती बार यही कहा था कि शिकार में गए थे। एक शिकारी की गोली मुझे लग गई है। स्त्री: हाँ, मुझसे तो मरती बेर यही कह गए। अब भोंकू की बात सुनने पर स्त्री को बड़ा डर हुआ। उसने मन में कहा, बाप रे बाप, अभी न जाने क्या कहेगा। भोंकू: यहीं आपको उन्होंने धोखा दिया। उनको गोली शिकारी की नहीं, पुलिस वाले की लगी थी। स्त्री: अगर यही बात सही है तो हम लोग का खर्च कैसे चलता है? भोंकू: सब मैं ही चला रहा हूँ, और कहाँ से आता है? स्त्री:
तो इतना रुपया तुम कहाँ से पाते हो? भोंकू, सब हमारा गब्दू लाता है। स्त्री, गब्दू क्या इस वनमानुस का नाम रखा है? भोंकू, हाँ मालकिन, यही गब्दू हम लोगों का खर्च चलाता है। आपके धर्म कार्य पूजा पाठ सबका खर्च यही उठाता है। मैंने इसको खरीदकर सब सिखाया है। अब यह जो काम करता है वह आदमी से हरगिज़ नहीं हो सकता। यह बड़ा चालाक आदमी है, हमारे इशारे पर काम करता है, कभी भूलता नहीं। स्त्री, हैं? भोंकू, आपने समझा नहीं मालकिन, बात यह है कि यह गब्दू एक चालाक चोर है। स्त्री, चोर है? भोंकू, हाँ, जहाँ कहें इशारे पर पहुँच जाएगा, जिसको इशारा करें उसी को ले आएगा। वह बड़े आदमियों के घर में घुसकर बहू बेटियों के गहने चुरा लाता है। मैं सोने के गहनों को गलाकर पीटकर चौरस करके सर्राफ के यहाँ बेच देता हूँ। उनमें कोई हीरा लाल जड़े हों तो उनको उखाड़कर काटकर तराशकर नया करके जौहरियों के हाथ खर्च करता हूँ। इसी तरह तो दिन कटते हैं। स्त्री, तो हम लोग चोर की चोरी से अपना काम चलाते हैं। भोंकू, हाँ मालकिन, असल बात तो यही है। स्त्री, बस करो भोंकू, मैं ऐसे पैसे को प्रणाम करती हूँ, इससे भीख मांगना ही अच्छा है। इतना सुनने पर भोंकू उस घर से चुपचाप बाहर चला गया। स्त्री बहुत देर तक अपने बिछौने पर करवट बदलती रही। बहुत रात गए पर उसे नींद आई थी, इस कारण सवेरे देर से जागी। फिर लौंडी को बुलाकर गंगा नहाने गई। स्नान करके लौटती बेर कुछ दिन चढ़ आया। रास्ते में मुरलीधर का मकान पड़ा। उस घर के सब आदमी शोक में थे। भीतर से स्त्रियों का रोना सुनाई देता था। लौंडी ने दरबार में जाकर पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, मालिक की लड़की प्यारी को डाकुओं ने मार डाला है। दरबान से लौंडी की यही बातें हो रही थीं और मालकिन रास्ते पर खड़ी थी। दरबार ने कहा, इसी रात को बेचारी लड़की मर गई है, बुरी तरह से घायल कर गए। डॉक्टर आते आते मर गई। वह एक लड़की थी और कोई घर में नहीं है। उसी समय दूसरे महल की खिड़की का पर्दा उठा। मुरलीधर सामने दिखाई पड़े। उनका चेहरा मलिन था। मुरलीधर ने देखा मालकिन और लौंडी पास ही पास खड़ी बातें करती और खिड़की की ओर ताक रही हैं। मालकिन ने मन में कहा, अरे यह क्या दशा है, यह तो जीते हैं। मुरलीधर ने दोनों को देखकर पर्दा फिर गिरा दिया और धीरे से भीतर चले गए। ऐसा जान पड़ा कि जो कुछ उन्होंने देखा उससे दिल पर बड़ी चोट आई। उधर लौंडी ने सब हाल जाकर मालकिन से कहा। डाकुओं के हाथ से प्यारी का मारा जाना सुनते ही उसके भीतर बड़ी वेदना सी हुई। अध्याय 13। जासूस गेरुआ बाबा सवेरे ही उठे। उन्होंने मुरलीधर के घर जाने का ठीक किया, क्योंकि कॉरिनोर की जांच हो जाने पर लाश मिलेगी। इन सब कामों में बड़ी खबरदारी की दरकार है। उनकी मदद के लिए उन्होंने मनलायक विश्वासी आदमी ऑफिस से चुन लिए। जब ऑफिस से बाहर निकले तो देखा एक बालक हरकारा एक छोटे कद वाले आदमी के साथ सामने से आ रहा है। उस अनोखे नाटे आदमी को देखते ही गेरुआ बाबा को बाबू मूलचंद के घायल होने की बात याद आई। उनके मन में आया कि वह आदमी भी वैसा ही था जिसने उनको घायल किया था, लेकिन जल्दी से वह ऑफिस के पास आकर उस लड़के को छोड़ दिया और आप झट चला गया। वह लड़का ऑफिस के बरामदे की ओर अलसाया हुआ धीरे धीरे चलता था। उन दोनों को देखकर गेरुआ बाबा वहीं टहलने लगे। उनको पहचानकर लड़के ने प्रणाम किया। गेरुआ बाबा ने लड़के से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम तो नगीना है। गेरुआ, रहते कहाँ हो? पास ही खपरेल के मकान में रहता हूँ। गेरुआ, तुम्हारे माँ बाप हैं? इतना सुनने पर उसने सिर झुका लिया। आंखों से कई बूंद आंसू निकालकर टपक पड़े। भारी आवाज़ से बोला, अब तो नहीं है, लेकिन गेरुआ, जो आदमी साथ आया वह तुम्हारा कौन है? मुझे मालूम नहीं। गेरुआ, तुमसे वह क्या कहता था? राजी खुशी पूछता रहा और यह भी पूछता रहा कि महीना बढ़ा या नहीं। गेरुआ, तुमसे यह बात आज ही पूछता था? नहीं, जब मिलता था तब पूछता है। कभी कुछ तकलीफ़ होती है तो देता भी है। जब मेरी नौकरी लगी थी तब इसने मेरी बहुत मदद की है। इसी उम्र में मैंने बड़ी बड़ी ठोकरें खाई हैं, बहुत जगह नौकरी की है। जान पड़ता है 9 बरस से मैं ऊपर का हूँ। गेरुआ, कैसे समझा कि तुम 9 बरस के हो? यही आदमी कहता है, इसी से सुना है। गेरुआ, नाम जानते हो इसका? कहाँ रहता है सो मालूम है?
नाम तो जानता हूँ, भोंकू है, लेकिन मालूम नहीं कहाँ रहता है। कभी कभी आता है, फिर गायब हो जाता है। गेरुआ, अच्छा, अगर तुम इसका ठिकाना जांचकर हमको बतला दो तो हम 5 रुपया तुमको मिठाई खाने के वास्ते देंगे। बोलो, लोगे? अच्छा, देखेंगे, कहकर लड़का चला गया। गेरुआ बाबा फिर ऑफिस लौट आए और अपने अफसर अवधेश नारायण से बात करके बाहर चले। इस बार सीधे मुरलीधर के मकान की ओर रवाना हुए। आधी रात के समय जब गेरुआ बाबा मुरलीधर की बहन नोखा की चिट्ठी पाकर उनके मकान की ओर गए, तब उनके मकान से थोड़ी दूर पर मोड़ के पास एक मकान के सामने एक सिपाही पहरे वाले से भेंट हुई और वह उस मकान के सामने बड़ा चकित होकर देख रहा था। गेरुआ बाबा ने पूछा, यहाँ क्यों खड़ा है? सिपाही, इस मकान के ऊपर वाली कोठरी से एक अजीब चिल्लाहट आई है। उसकी बात सुनकर गेरुआ बाबा ने और तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन उस मकान का ख्याल करके चले गए। जब लौटे तब उन्होंने देखा कि 2 स्त्रियां उसमें घुस गई। एक की आयु अधिक थी, ढंग से मालकिन जान पड़ती थी, दूसरी लौंडी। उन्होंने बगल वाले दुकानदार से पूछा तो वह कुछ पता नहीं दे सका। आज जब मुरलीधर के मकान पर पहुंचे, उनको उदास पाया। उन्होंने समझा कि इसकी घटना से ऐसा हुआ होगा। गेरुआ बाबा को आदर से आसन देकर बोले, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने आपके सुपरिटेंडेंट अवधेश नारायण को खबर भेजी है। आपने आती बेर रास्ते में 2 स्त्रियों को देखा है। गेरुआ, हाँ, दोनों एक 3 मंजिले मकान में चली गई हैं। मुरलीधर, आप फिर उनको देखें तो पहचान लेंगे? गेरुआ, हाँ, मैंने ख्याल करके उनको देखा है, सामने आते ही पहचान लूँगा। मुरलीधर ने एक फ़ोटो देकर कहा, अच्छा, आप देखिए तो इस फ़ोटो को। देखकर गेरुआ बाबा बोल उठे, हाँ, यह उन्हीं में से एक का फ़ोटो है जो बड़ी उम्र की है और जिसको मैं मालकिन समझता हूँ। दूसरी इसकी लौंडी है। बात इतना ही है कि यह फ़ोटो आजकल का नहीं, कई बरस पहले का है। मुरलीधर, आप भूलते तो नहीं है ना? गेरुआ, नहीं नहीं। मुरलीधर, अच्छी बात है, सुपरिटेंडेंट भी आते होंगे, उनसे यह बात मैं कह दूंगा। आपके कहे मुताबिक मैंने सब काम कर डाला है, देखिएगा जब आपको संभलना होगा। इसी समय अवधेश नारायण आ पहुँचे। उनको आदर से बैठाकर मुरलीधर ने कहा, आपको याद होगा, कई बरस हुए मैंने अपनी स्त्री की खोज के लिए निवेदन किया था। आज देखा तो वही स्त्री एक लौंडी के साथ नहाकर सामने से गई है। सुपरिटेंडेंट ने बात सुनकर गेरुआ बाबा की ओर देखकर कहा, मैं तो आपको यह बात पहले भी कह चुका हूँ। मुरलीधर, हाँ, इन्होंने भी इन दोनों को किसी घर में घुसते देखा है। गेरुआ बाबा के हाँ कहने पर उनमें बातें होने लगीं। फिर थोड़ी ही देर पर गेरुआ बाबा वहाँ से विदा होकर बाबू मूलचंद के यहाँ चले। रास्ते में वहाँ के अखबार का एडिटर मिला। उसको घर का नंबर और सड़क बताकर कहा, कोई संवाददाता भेजकर खबर लीजिए, वहाँ कोई घटना हुई है। वहाँ से आगे बढ़ने पर वह एक जगह मेटूलाल बने और मूलचंद के मकान पर पहुंचकर नौकर को खबर दी। वहाँ से परवानगी पाते ही उनको वह भीतर ले गया। अब मूलचंद के पास बैठकर उन्होंने कहा, आप मुझे बड़ा लापरवाह और आलसी समझते होंगे, लेकिन क्या करूं, मैं एक ज़रूरी काम में फंस गया था। अब नरमी से मूलचंद ने कहा, नहीं, आप ऐसा मत समझिए, जब आप तकलीफ़ करके आए हैं तब मेरा सब काम सिद्ध ही है। फिर मूलचंद सच कहने लगे, अब समझ लीजिए कि कल रात की घटना से मेरे मन में बड़ा उद्वेग है। कल जहाँ तक मैंने आपको कहा था कि उससे आके कहता हूँ, जो चीज़ मेरे पास से उस चांडाल ने छीनी ली है वह एक जड़ाऊ हार था, सोने का बना था। हीरे मोती लाल पुखराज करीने से जड़े थे। उसमें जो सबसे बड़ा हीरा बीच में था वह उसमें से उखाड़ा गया है। वह प्यारी का है, यह मैं जानता हूँ। दहेज में और गहने जो मिले थे उसमें से उस हार को मैंने खास तौर से देखा था। आधी रात से कुछ पहले मैं वहाँ आया था। उसके बिहान ही मैं बाहर जाने वाला था, लेकिन इसी आफत में पड़कर जा नहीं सका। मैं ससुराल से लौटकर बगीचे के किनारे आता था। बाहरी फाटक खुला देखकर संदेह हुआ, क्योंकि रात बहुत जा चुकी थी। इसी कारण मैं भीतर घुसा। तब मैंने देखा कि 2 चोर धीरे से रास्ते की आड़ में छिप गए। मैंने झपटकर उनको पकड़ना चाहा, दोनों 2 ओर भागे।
मैंने एक का पीछा किया। जिसका मैंने पीछा किया उसकी अनोखी चाल देखकर मैं चकित हुआ। कभी सीधा चलता, कभी हाथ धरती में रखकर चौपायों की तरह दौड़ता था। इस तरह वह तेजी से गुलाब के पेड़ों के बीच से होता हुआ भागा। उस समय मैंने सुना कि कोई आदमी झाड़ी में छिपा है और धीरे से गब्दू गब्दू आ कहकर पुकार रहा है। मैं बराबर दौड़ता चला जाता था। जब एक ही दो फाल पर मैं रह गया तब मैंने हाथ बढ़ाकर पकड़ना चाहा। उससे हाथ में देखा तो कोई चीज़ चमक रही थी। उसने वह चीज़ धरती पर फेंक दी। मैंने उसे उठा लिया। इस अवसर में वह दूर भाग गया। पीछे मैंने बगीचे में बहुत ढूंढा लेकिन कहीं किसी का पता नहीं चला। तब मैंने वह चीज़ देखी तो वही हार है। मैं देखते ही पहचान गया। मैं उस घड़ी वहाँ ना पहुँचता तो चोर जरूर उसे ले जाते। मैं उसी चीज़ को वापस देने के वास्ते गया था। किसी वजह से घर में नहीं गया। फेंकनी लौड़ी को देखकर मैंने उसके हाथ में देना चाहा। उसको न जाने क्या हो गया। वह पागल की तरह चिल्लाकर भाग गई। फिर तो मुझ पर जो आफत आई वह आपने देखा ही होगा। गेरुआ: हाँ, मैंने देखा था और उसके सिवाय और बातें भी मुझे मालूम हुई हैं। मैं आपका वह हार बहुत जल्द बरामद करूंगा। इस घड़ी एक काम के वास्ते जा रहा हूँ, फिर आपसे मिलूंगा। अध्याय 14। जब गेरुआ बाबा ऑफिस से मुरलीधर के महल की ओर जाने को चले तब लड़के को एक आदमी के साथ उन्होंने देखा था। फिर उसे छोड़कर वह दूसरे रास्ते चला गया। बालक ऑफिस की ओर आया। उससे गेरुआ बाबा की जो बातें हुई वह सब पाठकों को मालूम हो चुकी हैं। जब गेरुआ बाबा और सुपरिटेंडेंट भीतर जाकर मिले, उन्होंने कहा, मैं अभी मुरलीधर के लड़के से बात करके आया हूँ। सुपरिटेंडेंट: हैं, मुरलीधर का लड़का? मुझे तो यही नहीं मालूम था कि उनको लड़का है। मुझसे तो 10-12 बरस से मेलजोल है, लेकिन कुछ खबर मैं नहीं जानता कि उनको लड़का है। गेरुआ: अच्छा, 10 बरस से उधर की बात तो आपने सुनी है। सुपरिटेंडेंट: यह आपकी पहेली मैं नहीं समझ सकता कि क्या कह रहे हैं। गेरुआ: आपने एक बार मुझसे कहा था कि 9-10 बरस हुए मुरलीधर की स्त्री बाहर चली गई। उसकी फिर कुछ खबर नहीं मिली। चिट्ठी में एक लड़का पैदा होने की बात उसने कही थी। उसी तारीख के मुताबिक वह लड़का 10-12 बरस का होगा। सुपरिटेंडेंट: हाँ, यह बात मैंने ही आपसे कही थी, मैं मानता हूँ। गेरुआ: वही एक लड़का है, इस घड़ी 10-12 बरस का होगा। इसी शहर में है। उसका नाम इस घड़ी नगीना है। जब ज़रूरत हो यह लड़का मिल सकता है। सुपरिटेंडेंट: अच्छी बात है बाबा जी, खुद मुरलीधर की चिट्ठी मौजूद है। लड़का हो या लड़की, जो कोई उसको उनके पास पहुंचाएगा वह 5,000 रुपया इनाम पाएगा। गेरुआ: अच्छी बात, यह तो पक्का है कि वह लड़का है और उसका चेहरा मानो मुरलीधर का शॉर्ट एडिशन है। माँ बाप हैं या नहीं उसकी कुछ खबर उसको नहीं है। अच्छा, आपने ऐसा लड़का देखा तो उस पर निगरानी रखिए। यह कहकर अवधेश नारायण मुस्कुराए। गेरुआ: वह पास ही खपरेल के मकान में रहता है, हर कार्य का काम करता है। अब फिर गेरुआ बाबा ऑफिस से निकलकर मुरलीधर के मकान को रवाना हुए, लेकिन रास्ते में वह लड़का मिला। उसको लिए हुए लौट आए। सुपरिटेंडेंट ने देखा तो उन्हीं का गुप्तचर है। अच्छी बात है, आप जाइए, यह तो हमारी नज़र ही में रहेगा। यही कहकर गेरुआ बाबा को वहाँ से विदा कर दिया और आप उस बालक से कई बातें पूछकर उन्होंने अपना संदेह मिटा डाला और पहले जितना उसका आदर प्यार करते थे उससे अधिक करने लगे। उसके बाद वह ऑफिस के कमरे में आए। तुरंत ही मुरलीधर के यहाँ से खबर आई और चट वहाँ चले गए। वही जो बातें हुई वह हम सब आपसे कह आए हैं। अब मुरलीधर के मकान से चलकर अवधेश नारायण मुरलीधर की निकली हुई स्त्री देवबाला की खोज में चलें। गेरुआ बाबा के बतलाए हुए ठिकाने से मुड़कर पहुंचकर उसी घर में घुसे। भीतर जाकर दाई दाई पुकारने लगे। दाई ने नीचे आकर पूछा, का है? अवधेश: तुम तो पहचानोगी नहीं, मैं आया हूँ बहुत दूर से, मालकिन से कुछ कहना है। लौंडी: अभी तो नहाकर आई हैं, पूजा पर बैठी हैं, थोड़ी देर पर आना। अवधेश: हमको यहाँ रहना नहीं है, 2-2 बात तो करना ही है, पूजा करती हैं तो करती रहें, वहीं से सुन लें। लौंडी: आमर, कहाँ से आए हो जो ऐसी बात करते हो? अवधेश: मैं
उन्हीं से कहूँगा, यहाँ से चिल्लाना ठीक नहीं होगा। यह कहते हुए वह दाई की ना मानकर ऊपर चले गए। जहाँ से खड़ी वह बात करती थी, दरवाजे पर जाकर देखा तो मालकिन पूजा पर बैठी हैं। फोटो की याद बनी हुई थी। देखते ही उन्होंने पहचान लिया। कहा, मैं देवीवाला से कुछ कहना चाहता हूँ। स्त्री बोली, क्या कहना है? जरा पानी तो लाओ दाई, कहकर अवधेश नारायण ने पहले उसको विदा कर दिया। तब अकेले में कहने लगे, मैं आपसे आपके लड़के की कुछ बात कहने आया हूँ। स्त्री, लड़का हमारे यह कहाँ है? अवधेश, आपके निकल आने से पहले जो लड़का पैदा हुआ था उसी की बात मैं कर रहा हूँ। स्त्री, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। जान पड़ता है किसी दूसरी देवी वाला की बात तुम करते हो। अवधेश, देखिए, फजूल टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। मैं जासूस हूँ। आप मुरलीधर बाबू की घरनी, नाम आपका देवी वाला है। आपकी सब बातों का मुझे पता है। नाहा गड़ा मुर्दा क्यों उखड़वाती हैं? यह बात सुनकर स्त्री बड़ा अचकचाई। मन में सोचने लगी, बात क्या है? उन्होंने उसके साथ मुझे बुलवाने का इरादा किया है क्या? लेकिन ऐसा भरोसा नहीं होता। मुरली घमंडी आदमी ऐसा काम नहीं करेगा। वह अपने चैन से दिन काट रहे हैं। यह काम क्यों करेंगे? इसके साथ ही अपनी दुर्दशा याद आई, जिसके मोह में पड़कर घर से निकली थी। उसका खराब स्वभाव, उस समय की हालत, भोंकू के पंजरे में रहना, यह विचार कर बड़ा दुख हुआ। निदान उनकी बातों पर कुछ भला बुरा न कहकर बोली, आपका मतलब क्या है? अवधेश, जब आप घर से निकल गए उसके 3 महीने पर आपने अपने संतान होने की बात लिखकर अपने मालिक को भेजी थी। स्त्री, हाँ, भेजी रही। अवधेश, यह भी लिखा था कि इसी संसार में कहीं उनका लड़का है। यहाँ तक कि माता को भी मालूम नहीं कि कहाँ है। स्त्री, इसमें आप भूलते हैं। अवधेश, अच्छी बात है, ऐसी भूल चाहते भी हैं। स्त्री, नहीं, फिर भी आपने नहीं समझा। जिस लड़के की बात आप कह रहे हैं वह तो 3 दिन में ही मर गया। अवधेश, वह लड़का था या लड़की? स्त्री, लड़का। अवधेश, तब तो आप ही भूलती हैं। स्त्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अवधेश, इतना जोर देने के कारण? स्त्री, बात यह है कि गुंधर की और बात में चाहे जितनी शिकायत हो, लेकिन मुझे इतना चाहते थे कि मुझे दुख होने का भय करके उन्होंने बालक के मरने की खबर मुझे नहीं दी। उनका एक नौकर था, उसी ने खबर भेजी थी। उस समय हम लोग काशी में थे। अब सोच लीजिए कि वह कैसे जीता होगा। अवधेश, अच्छा, वह नौकर कहाँ है? स्त्री, यहीं है, आप कहें तो मैं पुकार दूं। अवधेश, अच्छी बात है, बुलाओ, लेकिन इतनी दया जरूर कीजिए कि उसको पता न दीजिए, नहीं तो कुछ भी बात नहीं बतलावेगा। मैं उस पर्दे के अंदर जाकर छिप जाता हूँ। लौंडी की पुकार कर मालिक ने पूछा, भौंकू कहाँ है? वह चोर कोठरी में है। बात यह है कि इस समय रोज वह कुछ देर उसी चोर कोठरी में रहता था। मालकिन ने अचकचाकर पूछा, चोर कोठरी कैसी? लौंडी, सीढ़ी के नीचे जो छिपी कोठरी है उसी में रोज इस समय जाता है और ठकठुक करता है, और तो कुछ पता नहीं है। मालकिन, अच्छा, उसको मेरे पास भेजो। अब बुलाहट पाकर भोंकू आया। अवधेश नारायण आड़ में छिपकर सब कुछ सुनने लगे। मालकिन, मैंने एक बड़ी अनोखी खबर पाई है भोंकू। भोंकू, कौन खबर मालकिन? लड़की की खबर मिली है। मैं तो जानती थी कि 10 वर्ष हुआ होगा, वह जन्मा और मर गया था। इतना सुनकर वह भोंकू चुप हो गया। स्त्री ने पूछा, क्या सचमुच वह मर गया था? भोंकू, इतने दिन पर आज आपको क्यों संदेह हुआ मालकिन? मालकिन, मुझे मालूम हुआ कि वह जीता है। फिर भोंकू चुप रहा। स्त्री ने कहा, सब साफ साफ बोलकर बतलाओ भोंकू। भोंकू, क्या बतलाऊं? मालकिन, यही कि वह जीता है या नहीं? भोंकू, हाँ मालकिन, वह आज भी जीता है। मालकिन, तो मेरा बच्चा अभी जीता है? भोंकू, हाँ मालकिन, जीता है। इतना सुनते ही मालकिन मानो आसमान से गिरी। वह कहने लगी, तो इतना ठगपन मेरे साथ क्यों किया? भोंकू, अब मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। इतने दिन तक छिपाने की ज़रूरत थी। बालक अभी जीता है। बात यह थी कि आपके मालिक गुंदर भाबू उस लड़के की झंझट पसंद नहीं करते थे। मालकिन, लड़के बच्चे झंझट होते हैं? भोंकू, हमको तो उन्होंने हुक्म दिया था कि उसको गला दाबकर मार डालो। मालकिन, उफ, बाप रे बाप, ऐसे हत्यारे? भोंकू, मैं तो सरकार को बतला ही चुका हूँ
कि वह बड़े निर्दयी और कठकरेजी थे, लेकिन थे बड़े सुंदर, जो सरकार को मालूम ही है। लेकिन उस लड़के की जान नहीं मारी, एक बुढ़िया को सौंप दिया गया। उसके बाद वह खुद खत्म हो गए। उसके बाद मैं उस लड़के को यहाँ लाया। अब तक वह जीता जागता है, बड़ा होशियार और होनहार है। मालकिन 100,000 में एक है, मेरी बराबर उस पर नज़र है। उकताकर मालकिन ने पूछा, इस घड़ी वह कहाँ है? भोंकू, इसी शहर में है। मालकिन, तो कहाँ है? कैसे जीता है? भोंकू, एक जगह बालदूत का काम कर रहा है मालकिन। अच्छा, उसको मेरे पास तो ले आओ। भोंकू, बहुत अच्छा, मैं ले आऊँगा मालकिन। मालकिन, ठीक, बोलो, लाओगे ना? भोंकू, हाँ मालकिन, लाऊंगा, काहे नहीं। आपका लड़का आपसे दूर रहने में मुझे क्या मिलेगा। अच्छा, लाना। हुक्म सुनकर भोंकू चला गया। अब अवधेश नारायण बाहर आए। मालकिन ने पूछा, सब सुन लिया आपने? अवधेश, हाँ, सब सुना है हमने। मालकिन, मैं तो बड़े अचरज में हूँ। अवधेश, हाँ, अचरज में होने की तो बात ही है। मालकिन, अच्छा, आप उस लड़के का क्या करेंगे? अवधेश, उसके बाप के पास पहुंचा देंगे। मालकिन, आप हमको देवें, हमें कोई नहीं है। अवधेश, ऐसा कैसे होगा? मालकिन, काहे नहीं होगा, जरूर हमको ही देना होगा। अवधेश, देखिए, आप नाराज ना होना मालकिन। माँ के पास लड़के को रहने में सुख है सही, लेकिन जब वह माँ पति छोड़कर घर से निकल गई, तब लड़के का मोह करने की क्या ज़रूरत है? कानून तो उसे बाप ही के पास पहुंचाएगा ना। इतना सुनने पर वह बिसूर बिसूर कर रोने लगी। अवधेश नारायण ने कहा, मैं आज आपसे पास इसलिए आया था कि आप लड़के की सब बात जानती होंगी और आपसे इसका पूरा पता लग जाएगा कि वह मुरलीधर ही का है। लेकिन देखते हैं तो आपको कुछ भी खबर नहीं है, लेकिन दया माया आपको है। आप चिंता ना कीजिए, वह लड़का मेरे ही पास है। लेकिन आप जो लड़के को मांगती हैं उसमें विचार कीजिए, तो उसको बाप के यहाँ रहने में ही उसकी भलाई है। खाली लिखने ही पढ़ने का सुबीता नहीं, बल्कि मुरलीधर का वारिस उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। लेकिन आपके पास रहने में बड़ी गड़बड़ी है। पहले तो आपसे किसी से कुछ नेह नाता नहीं, फिर उसको आप अपनी सब बातें बतला भी नहीं सकती, और उसके बाप की सब जायदाद दूसरा कोई भोग करे, यह तो उचित नहीं है। फिर मुरलीधर गंभीर आदमी हैं, उसको आपके कलंक की बात हरगिज़ नहीं कहेंगे। आप सब ऊंच नीच भला बुरा विचार कीजिए, देखिए मैं जो कहता हूँ उसमें भलाई है या नहीं। मालकिन रो रो कर कहने लगी, हाँ भगवान, मैं अपने बेटे की भी कोई नहीं ठहरी। हाँ, संसार में मेरा रहना नहीं के बराबर है। सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है। धिक्कार है मेरी कुबुद्धि पर, हाय। यही कहकर वह बिसूरने लगी और अवधेश नारायण वहाँ से विदा हो गए। अध्याय 15। जब अवधेश नारायण अपने ऑफिस में पहुंचे, देखते हैं तो गेरुआ बाबा बैठे कुछ चिंता कर रहे हैं। दो एक बातें दोनों महाशयों में हुई, फिर दोनों अपने अपने आराम कमरे में चले गए। लेटे लेटे सुनते हैं तो सड़क से अखबार बेचने वाला चिल्लाता जाता है, बड़ी गजब खबर है, भयंकर डकैती, बड़े घर में खून। गेरुआ बाबा ने बाहर निकलकर एक कॉपी अखबार की खरीदी। उसमें देखा तो मुरलीधर के घर पर डाका पड़ने और उनकी लड़की के खून होने की खबर छपी है। प्यारी के गहने चोरी जाने का समाचार दिया गया है। जिस समय गेरुआ बाबा अखबार पढ़ रहे थे, उसी समय भोकू ने भी एक अखबार लेकर अपनी मालकिन के हाथ में पहुंचाया। वह सब समाचार पढ़कर आंसू बहाने लगी। मन में कहने लगी, मेरी लड़की की यह दशा हुई है। यहीं बैठो, मैं सुन रही हूँ, कुछ कर नहीं सकती। ऐसी अभागिन, ऐसा कर्म हमारा। भोकू ने खबर पढ़कर उससे और ही ढंग का स्वाद पाया। मन में कहने लगा, यह काम हमारे गब्दू का है, उसी ने इस स्त्री का खून किया है। लेकिन इस काम से आफत आएगी। बेहतर है कि इस गब्दू को अब मार काट कर गंगा में डाल दूं, जिसमें कुछ किसी को पता न लगे। लिखा है कि चोट वैसी संगीन नहीं थी, लेकिन डर के मारे दिल की हरकत बंद होने से मौत हुई है। अगर मरने से पहले उसने सब घटना बयान कर दी होगी, तब तो जासूस के मारे जेल से जान नहीं बचेगी। अब ऐसा करना चाहिए कि गब्दू का कहीं को किसी को पता ना चले। यही सब विचार कर भोंकू ने मन में ठीक निर्णय किया कि कारण की जांच के बाद एक बार फेंकनी से
भेंट करके सब तय करके सब ठीक करना सही होगा। उधर अखबार में छपी खबर पढ़कर हाल जानने के लिए मुरली भाभू के दरवाजे पर लोगों की बड़ी भीड़ हुई। कॉर्नर की जांच खत्म होने में देर नहीं लगी। काम पूरा करते ही संस्कार करने का हुक्म देकर वह चले गए। अब भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगी। भोंकू किनारे खड़ा सब बातें सुन रहा था। इसी समय फेंकनी घर से बाहर आई। देखते ही भोंकू उसके पास गया। उस पर और किसी ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऊपर खड़े गेरुआ बाबा की आंखों से वह ओट नहीं हुआ। दोनों में कुछ देर बातें हुई, फिर भेंकू चला गया। अकेले फेंकनी खड़ी देख रही थी, क्योंकि सुनती थी कि प्यारी बाई की लाश लोग लिए आते रहे हैं। इतने में गेरुआ बाबा ने बगल से आकर उसका हाथ पकड़ा और दूर जाते हुए फोंकू को दिखाकर पूछा, यह आदमी कौन है? वह तो अकबकाकर उनका मुंह ताकने लगी। कुछ जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने कहा, जल्दी बोल, नहीं तो जानती है कि हम क्या करेंगे। इतना कहकर उन्होंने ऊपर का कपड़ा फाड़ डाला। अब वह डरकर बोली, उसका तो नाम भोंकू है। गेरुआ, बस हो गया, यही मैं भी समझता था। अब मुरलीधर के पास पहुंचकर उन्होंने सावधान कर दिया कि बड़े मुस्तैदी से लड़की को खबरदारी करें, कोई किसी तरह हटा न देवे या कुछ ना करे। ऊपर से देह उतारने में बहुत देर लगी। रात के 8 बज गए और यह देर जानबूझकर की गई थी। कोई 8 बजे चुने होंगे कि कई आदमी अर्थी लेकर आए। इस अवसर पर वहाँ किसी जरूरी काम के ना होने से गेरुआ बाबा ऑफिस चले गए। ऑफिस पहुंचकर गेरुआ बाबा ने देखा तो उस नगीना नाम के लड़के को पास बिठाकर सुपरिटेंडेंट को सोच रहे थे। फिर बोले, तुम चिंता मत करो, हम तो तुमको आदर करते थे और प्यार से पालते थे। यह सब तुमको होनहार देखकर किया था, लेकिन अब तुमको इस तरह भटकना नहीं होगा। अब अपने पिता के पास तुमको हम पहुंचाएंगे। वह तुमको पाल पोस और बड़ा लिखाकर सुशील गुणवान लड़का बनाएंगे। अब तुमको कभी किसी बात की कमी नहीं रहेगी। बालक, तो क्या सचमुच मैं अपने पिता को देख सकूंगा? सुपरिटेंडेंट, हाँ हाँ। बालक, वाह, तब तो बड़े आनंद की बात होगी। अच्छा, वह भी मुझे पाकर सचमुच खुश होंगे। सुपरिटेंडेंट, अरे वह बड़े कोमल चित्त के आदमी हैं, तुम्हारे वास्ते तो पागल हो रहे हैं। इसी समय गेरुआ बाबा आ गए थे। इससे अगले कमरे में सुपरिटेंडेंट को बुला ले गए। वहाँ बातें होने लगीं। गेरुआ बाबा ने कहा, अब तो मेरा काम बिल्कुल रास्ते पर आ चला है। सुपरिटेंडेंट, कौन, चोरी वाला या खून वाला? गेरुआ, दोनों ही। सुपरिटेंडेंट, लेकिन आपने बड़ी जल्दी कर ली। गेरुआ, गहने कहाँ हैं सो मालूम हो चुका है, और जिस चांडाल ने सुशीला की जान लेनी चाहिए थी उसको भी पहचान गया हूँ। सुपरिटेंडेंट, चाहिए थी, लेकिन जाहिर में तो खून कर चुका। गेरुआ, हाँ, वह बड़ी बातें हैं, अभी थोड़ा काम और बाकी है। सुपरिटेंडेंट, तुम मेरी कुछ मदद चाहिए क्या? गेरुआ, जी हाँ। सुपरिटेंडेंट, अच्छा, पक्का हो चुका, अब कुछ संदेह तो नहीं है। अब बतलाइए, यह बात कि कैसे पकड़ेंगे? वैसा बंदोबस्त हो। गेरुआ, मेरा असामी रोड नंबर के मकान पर रहता है, भोंकू उसका नाम है। वह एक वनमानुष को सिखलाकर पक्का करके लाया है। इसी से अमीरों की बहू बेटियों के गहने जवाहरात वगैरह चोरी करवा लेता आता है। मुरलीधर के गहनों का सबूत मैं पा चुका हूँ। भोंकू का घर चारों ओर से घेर लेना होगा, जिससे आसामी भाग ना सके, क्योंकि वह इसी रात को 1 बजे की गाड़ी से भागने वाला है। ठीक काम होने से सब माल भी मिल जाने का भरोसा है। अभी वह कुछ बेच नहीं सका है। मैं सब सर्राफा को खबरदार कर चुका हूँ। इसके सिवा वह कहीं नहीं जा सकता है। अभी उसको पकड़ने से माल मिलेगा। सुपरिटेंडेंट, देखिए कहीं कुछ भूल ना हो। गेरुआ, नहीं साहब, सब ठीक है। सुपरिटेंडेंट, लेकिन वही तो मुरलीधर की स्त्री देवीवाला का मकान है। गेरुआ, हाँ, मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। सुपरिटेंडेंट, मैंने तो भोंकू को देखा है। गेरुआ, अरे आप उस चोर को देख चुके हैं? सुपरिटेंडेंट, हाँ, मैं उस नगीना की बात इसकी माँ और भोंकू दोनों के मुंह से सुन चुका हूँ। गेरुआ, अच्छा, लड़की की बात कल पर रखिए। मेरा मामला 11 बजे के भीतर सब ठीक ठाक हो जाना चाहिए। सुपरिटेंडेंट, कुछ परवाह नहीं, मैं घेराव करने को आदमी भेजता हूँ। आप अपना काम ठीक ठाक कर लीजिए। बस मैं आधे घंटे में वहाँ जाऊँगा। वहीं गिरफ्तारी का सब सामान तैयार कर रखूँगा। थाने पुलिस के सब आदमी तैनात होंगे। मैं अभी डीएसपी के यहाँ जाता हूँ।
बहुत अच्छा, कहकर गेरुआ बाबा चले गए। वहाँ से मुरलीधर के मकान पर पहुँचे और भीतर जाते ही फेंकनी की बुलाहट हुई। जब वह ठीक सामने आई, अकेले गेरुआ बाबा ने कहा, देख फेंकनी, जो कुछ पूछता हूँ ठीक जवाब दे, नहीं तो जानती है तेरी क्या गति करूँगा मैं। यह सुनते ही घबरा गई। कुछ देर सहमकर बोली, क्या पूछते हैं गेरुआ? और सब बात पूछने से पहले तुमको मैं इतना बतला देना चाहता हूँ कि वह भोंकू इसी रात को गिरफ्तार किया जाएगा। उसकी चोरी का पता लग गया है, उसका ठिकाना भी मालूम हो चुका है। अब वह भाग नहीं सकता। तुम यहीं ठीक बतला दो कि बबुई की चोरी के मामले में तुम क्या क्या जानती हो। तुम इसमें बात जानती हो, यह पता लग गया है। अगर झूठ कहोगी तो जेल में ठेल दी जाओगी। इतना सुनते ही फेंकनी गेरुआ बाबा के पांव पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर बोली, मो को जेल खाना मत भेजिए। सब ठीक मो कह देती हूँ। पहले हम लोग मेरठ में रहती रहीं। मेरा बाप डाकुओं के गोल में रहता था। मुझसे वह डाकुओं का लेने और लोभ में डालकर लोगों को लाने का काम देता था। एक बार वह पुलिस के हाथ में ऐसे पड़े कि भाग न सके, क्योंकि भागती बेर गोली खाकर गिर पड़े। उसी से उनकी जान चली गई। मैं पकड़कर जेलखाने भेजी गई। भोकू ने अपने बनमानुस से मुझको वहाँ से निकाला। मैंने वैसा कुछ कसूर नहीं किया था, खाली डाकुओं ने मुझे बुलाकर काम करा लिया था। इसी से वहाँ उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। तभी से मैं भोंकुओं के हाथ पड़ गई। वह कहता है न जाने उसके पास कौन कागज है, इससे हमको जब चाहे जेलखाने में डाल सकता है। मेरठ से मुझे वह यहाँ लेकर आया। मैं कई बड़े घरों में दाई थी। मेरा काम वहाँ की बेटी बहुओं के गहने कहाँ रखे हैं इसकी खबर भोंकू को देना। वही यह बात अपने बनमानुस को समझा देता है और वह भी ऐसा चालाक है कि समझकर सब काम कर देता है और गहना लाकर हमको दे देता है। जिस दिन प्यारी बबुई का गहना गया था उस दिन मैंने बनमानुस को देखा था। यह समझा था कि डराने से वह छोड़कर भाग जाएगा। मैंने एक चाबी बहू के गहनों के बॉक्स के ताला खोलने के लिए उनकी चाबी का सांचा बनवा लिया था। मैं बहू को बहुत चाहती थी। मेरा इरादा नहीं था कि उनके गहने चोरी जाएं। इसी से जब मैं डराई तब बॉक्स लेकर भागने लगी। मैंने इसको पकड़कर खींचा, इसी से बॉक्स खुल गया और मेरे हाथ में चोट आई। एक हाथ में तो गहना पकड़ा, लेकिन बनमानुस बड़ी ताकत वाला था, छीन कर ले भागा। उसने कई बार मुझे भोंकू के साथ देखा था। यही खैर हुई, नहीं तो मेरी भी हालत वह बबुई की तरह कर देता। हाय मोरी बबुई, ओ चांडाल के हाथ से तुमको मरना लिखा रहा। गेरुआ, अच्छा एक हीरा तुम्हारे घर में कैसे गया? भेंकनी, वो हैरान हूँ, जान पड़ता है खींचा खांची में कहीं मोरे कपड़े में रहा, बस साथ चला गया, मोको कुछ खबर नहीं। अब गेरुआ बाबा फेंकनी को लेकर ऑफिस चले। वह डरने लगी, लेकिन बाबा ने कहा, अगर तुमने सच कहा है तो डरने की कुछ बात नहीं। ऑफिस में सब लोग देवीवाला के मकान को चले। वहाँ देखा तो पुलिस उस घर को घेर कर बैठी है। कोई किसी और भाग नहीं सकता। सुपरिटेंडेंट अवधेश नारायण ने पूछा, कुछ नई बात है? उसने जवाब दिया, जी नहीं, कुछ नई नहीं है। 2 गाड़ीवान भीतर आए थे, वे चले गए हैं। गेरुआ, हम लोग गाड़ी आने से पहले के आए हुए हैं। धक्का देते ही दरवाज़ा खुला। भीतर से एक ने कहा, गाड़ी कहाँ है? फिर एक गुट भीतर घुसा। बरामदों में सब सामान धरा तैयार मिला। सफ़र की तैयारी है। जान पड़ता है फेंकनी ने भोंकू से सुना था कि बनमानुस ने प्यारी को घायल किया और प्यारी ने जासूस को कह दिया है। इसी से इतनी जल्दी भागने की तैयारी हुई है। गेरुआ ने पूछा, वह नौकर भोंकू कहाँ है? लौंडी ने कहा, कौन जाने आज संझा के कहाँ गया है। कह गया है कि आज नहीं आएगा। अच्छी तरह ढूंढने पर भी कहीं भोंकू का पता नहीं चला। जब सब थक गए तब अवधेश नारायण ने कहा, चलो चोर कोठरी में देखें, उसमें ज़रूर मिलेगा। गेरुआ, ऐसा क्यों आप समझते हैं? सुपरिटेंडेंट, जब मैं देवीवाला से मिलने आया था तभी पता लगा कि उसमें रहता है। अब गेरुआ बाबा और अवधेश नारायण कई आदमियों के साथ चोर कोठरी की खोज में जीने से उतरे तो किवाड़ की फांक में जरा रोशनी आ रही थी। भीतर देखते हैं तो उसमें पुर्जे हैं। एक शीशी में दवा भी रखी है और कई तरह की दवा शीशियों से भरी हैं। भोंकू चूल्हे के पास पिछौड़ बैठा है। यह देखकर वे बड़े खुश हुए, लेकिन भोंकू ऐसा तन्मय होकर काम करता था
कि उसको कुछ खबर नहीं, जब तक गेरुआ बाबा ने यह नहीं कहा, अब तो पिंजड़े में आ गए। जब उसने देखा, गरज कर बोला, ओह तुम लोग हो, कुछ परवाह नहीं। एक ही लात में रोशनी बुझाकर बोला, मुझे अब भी नहीं पाओगे। भोकू ने समझा था कि अंधेरे में धक्का देकर निकल जाएंगे, लेकिन रोशनी बुझते ही अवधेश नारायण और गेरुआ बाबा के जासूसी लैंप जगमगा उठे। अब देखा तो उजाले में खड़ा है, कहीं भागने का उपाय नहीं। उसने देखा तो हाथों में दो ओर से 2 पिस्तौल की नाल उसकी खोपड़ी ताक रही हैं। कुछ परवाह नहीं की और गरज कर वो कहा, क्या कहते हो? जवाब मिला, बस हथकड़ी में बन जाए। उसने कहा, ऐसा मैं ना करूँगा। यही कहकर तेजी से उसने एक पिस्तौल की नाल मुंह में करके लबलबी दबा दी। खोपड़ी उड़ी और वह गिर गया। देखा तो उसी घर में एक और मुरलीधर के सब गहने पड़े हैं। शोर चुनकर मालकिन नीचे आई। गेरुआ बाबा ने पूछा, क्या हाल है? मालूम हुआ कि काशी जाने की तैयारी थी। गेरुआ, आपको मालूम है हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? मालकिन, नहीं, मैं तो नहीं जानती। गेरुआ, हम लोग उस आदमी को गिरफ्तार करने आए हैं जिसने मुरली बाबू के गहने चुराए हैं। मालकिन, मेरे घर में चोर है? गेरुआ, हाँ, और चोर को भी देखा है। गहने भी मिल गए हैं, लेकिन चोर बड़ा तेजी वाला है। उसने आपको मार ही डाला है। आप भी इसमें शामिल हैं। मालकिन, मैं भी? गेरुआ, जी हाँ, यह चोर आपका नौकर है, नाम है भोंकू। मालकिन, वह भोंकू मेरा नौकर होने पर भी वह चोर है, यह मैं कैसे जान सकती हूँ? उसका भाव ऐसा दिखाई दिया कि वे ठीक विचार नहीं कर सके कि वह इसमें है या नहीं। गेरुआ बाबा एक थैली में सब गहने उठाकर ले गए। पहले मरघट की खबर मंगाई। मालूम हुआ कि मुरलीधर अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। झट उनके मकान पर पहुँचे। देखा तो बाप बेटी बैठे बातें कर रहे हैं। गेरुआ बाबा ने सब गहने मुरली बाबू के सामने रखे। अब दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनको दिए गए वचन के अनुसार उन्होंने पारितोषिक दिया। अब गेरुआ बाबा का यश भी बहुत बढ़ गया। अब प्यारी का हाल संक्षेप में कह देना जरूरी है। गेरुआ बाबा ने चोर की आंख में धूल डालने की गरज से एक दवा प्यारी को पिला दी थी। इससे आदमी कई घंटों ऐसे हो जाता है कि बड़ा प्रवीण वैद्य डॉक्टर भी नहीं पहचान सकता कि मरा है या बेहोश है। उसी से प्यारी बेहोश थी। बाकी बातें पहले की जा चुकी हैं। उनका मतलब यही था कि चोर समझेगा कि गब्दू के घाव से ही प्यारी बेहोश थी और मर गई, फिर होश में नहीं आई। ना पता चला कि किसने किया, लेकिन अखबार में जैसा बयान छपा था उसकी ध्वनि से चोर ने ताड़ लिया कि उतनी संगीन चोट न होने पर भी जब वह मर गई तब दाल में कुछ काला जरूर है। उसी से भोंकू ने जल्दी जल्दी भागने की तैयारी की थी। जब सामान बोरिया बिस्तर बांधना तैयार कर लिया, गेरुआ बाबा ने जांच कर ठीक निशाना दाग दिया और चोर गिरफ्तार हो गया। उसके गिरफ्तार होने की खबर पाते ही मुरलीधर लड़की को ऊपर ले गए और उसके बाद वह होश में आई। अब प्यारी के मन में यही दुख हुआ कि नाहक उस दिन संदेह करके स्वामी को अपराधी समझकर दुर्भाव दिखाकर चिट्ठी लिखी। इसके लिए भीतर बड़ी वेदना सी हुई जब सुना कि वनमानुष के हाथ से गिरा गहना पाकर स्वामी देने आए थे और उसी अवसर पर डाकू ने उन पर चोट की। तब प्यारी की तकलीफ का कोई किनारा ना रहा। मुरलीधर सवेरे उठते ही दामाद से जाकर मिले और उन्होंने मूलचंद के आराम होने की बात लौटकर कन्या को सुनाई। फिर निरोग होने पर वह बड़े आदर से ससुराल में पधार। दोनों ओर से बीती घटना कहकर अपना अपना दुख दूर किया गया। अंत में सबको सुख हुआ। जिसका परिणाम अच्छा हो वही अच्छा होता है। चोर गिरफ्तार होने के दूसरे दिन मुरलीधर बाबू के घर सुपरिटेंडेंट अवधेश नारायण पहुंचे और उनके बेटे का पता मिलने की बात उन्होंने कही। अब मुरलीधर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इनाम देकर अपना वचन पूरा किया। सुपरिटेंडेंट ने इनाम लेकर उसमें से गेरुआ बाबा को भी दिया और शेष सेवा समिति के स्थायी कोष में डाल दिया। बालक को धीरे धीरे अपना दिन फिरने का अनुभव हुआ। वह योग्य शिक्षक के हाथ सौंपा गया। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, बड़ी तेजी से पढ़ने और बढ़ने लगा। फेकनी ने भोकू के हाथ में पढ़कर ही सब किया था। उसका प्रायश्चित करने के लिए अपने को सबसे छिपाकर रखा। वह स्वामी के पास जीते ही मर गई थी। बेटा बेटी के लिए भी मर चुकी थी। जिनसे आदर पाकर माता को आदर होता है, उस सुख से भी वंचित रही। मालकिन भी स्वामी की धन संपत्ति की उपभोग से दूर होकर एक कोने में दिन बिताती रही। महानुभाव मुरलीधर बेटा बेटी को लेकर सुख से दिन काटने लगे। बेटे की उम्र होने पर ब्याह कर दिया। प्यारी घर जाकर मूलचंद के घर की गृहिणी हुई।
मुरलीधर बाबू का घर नगीना के रूप गुण और गृहलक्ष्मी पतोहू के आने से जगमगा उठा। दोनों ओर सुख संपत्ति विराजने लगे। भगवान ने उनका दिन फेरा, वैसा सबका फेरे। समाप्त। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी और कहानियाँ, जासूसी रोमांटिक कहानियाँ मैं लाता रहूँगा अपने इस चैनल में। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें